तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक दादाजी दिखाए जा रहे होते हैं जिनका नाम लियू जिनसांग होता है और वो कह रहे होते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ कर लिया है, यानी सब कुछ पा लिया है और आज तक मैंने जो भी कुछ बनाया है वो मेरी लू फैमिली है, सिर्फ और सिर्फ मेरी लू फैमिली और मेरी प्यारी लू फैमिली अब आगे चल के मेरे बेटे द्वारा और मेरी बहू द्वारा संभाली जाएगी और उसके बाद मेरे पोते पोतियों द्वारा संभाली जाएगी। मुझे मेरी ज़िंदगी से कोई पछतावा नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, पर मुझे बस एक चीज की कमी खल रही है कि मैं अपनी बेटी, मेरी ग्रैंड डॉटर यानी मेरी जो पोती है, उसको मैं बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर है और जो मेरी ग्रैंड डॉटर यानी मेरी जो पोती है उसकी जो बॉडी है वो इमोर्टल साउंड बॉडी है जो कि एक लेजेंडरी बॉडी है। मेरी प्यारी सियोल ये बड़ी होकर जरूर ही हमारी फैमिली के लिए नाम करेगी, हमारी फैमिली का नाम रोशन करेगी। और गाइस ये सोचने के साथ ही लियू जिनसांग जो दादाजी होते हैं वो अपने घर के मेंशन के बाहर आ जाते हैं, पर तभी गेट पर कुछ लाल कलर की रोशनी चमकने लगती है और उसके अंदर से खून की जो सुगंध होती है, जो महक होती है वो आने लगती है और तभी ये दादाजी इस महक को सूंघ लेते हैं और कहते हैं अरे खून, ये खून कहाँ से आ रहा है। और फिर वहीं बहुत सारे लोग इस लू फैमिली के मेंशन को घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं अरे यहाँ पर क्या हो गया, ये कैसी तबाही है, जब दादाजी लू जिनसांग यहाँ पे नहीं थे तो किसने इन पूरी फैमिली को मार दिया। और गाइस तभी दादाजी सबसे कहते हैं हटो मेरे रास्ते से, हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। और गाइस तभी वो सामने देखते हैं तो हर तरफ बस लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, लू फैमिली के हर एक बंदे की, हर एक मेंबर की लाशें। फिर तभी वो लेफ्ट की तरफ देखते हैं और अपने बेटे और बेटी को खोजने लगते हैं, मेरे बेटे, मेरी बहू, तुम लोग कहाँ हो, सब लोग कहाँ गए, यहाँ पर लाशें क्यों पड़ी हुई हैं, ये लोग जो मेरे लोग हैं वो मर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बहू बहू आंखें खोलो, प्लीज प्लीज मुझसे बातें करो, यहाँ पर क्या हुआ, आखिर क्यों सब लोग मर गए, आखिर कौन हो सकता है वो जिसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया हो। मेरा सब कुछ छीन गया, जो मैंने बनाया था आज तक सब कुछ छीन गया मुझसे। पर तभी गाइस लोग बात करने लगते हैं कि अरे इस फैमिली के साथ ऐसा कौन कर सकता है, लू फैमिली का तो कोई भी दुश्मन ना था ही नहीं। पर तभी एक आदमी कहता है अरे रुको रुको दादाजी लू जिनसांग, ये आप क्या कर रहे हैं। पर तभी गाइस हमें दिखाया जाता है कि जो दादाजी होते हैं वो एक छुरी को अपने गर्दन पे रख लेते हैं और ये देखकर एक आदमी दौड़ते हुए कहता है दादाजी ऐसा मत करिए, अगर आप अपने आप को मार लेंगे तो फिर इस फैमिली का बदला कौन लेगा, प्लीज ऐसा मत करिए। और वहीं जो दादाजी होते हैं वो चाकू रखकर सोच रहे होते हैं मैं बदला लूंगा, कैसे ले सकता हूं मैं बदला, मेरी बॉडी अब बहुत ज्यादा ही पुरानी हो चुकी है और बीमार हो चुकी है, मैं इस बॉडी के साथ कुछ भी बदला नहीं ले सकता हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है मरने के अलावा, और इससे अच्छा होगा कि मैं अपनी जान अपने हाथ से ले लूं और अपनी फैमिली के पास चले जाऊं। पर तभी गाइस दादाजी कुछ आवाज सुनते हैं, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं और उनके हाथ से छुरी गिर जाती है। फिर तभी वो एक ड्रम को खोल के देखते हैं तो अंदर सियोल होती है, इनकी पोती होती है जो कि रो रही होती है। और ये देखकर दादाजी कहते हैं सियोल तुम जिंदा हो, वाह भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सोचने के साथ ही गाइस वो अपने रूम में भाग जाते हैं सियोल को लेकर और सोचने लगते हैं ये जरूरी उन लोगों का काम होगा जो हमारी फैमिली को तबाह करना चाहते थे, पर भगवान की दया से सियोल जिंदा है और अभी भी मेरे फैमिली का जो एक निशानी है वो बना हुआ है। और ये देखकर वही लोग बात करने लगते हैं कि अरे वाह ये पोती जिंदा है, क्या बात है, आखिरकार कोई तो जिंदा है लू फैमिली का। और फिर तभी गाइस दादाजी अपने हथियार को लेकर, अपने सारे सामान को लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं जिनसांग कंट्री के सारे लोग, आप लोग प्लीज मुझे आपसे एक फेवर की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे फैमिली के सभी लोग को दफना दें, क्योंकि मैं करना चाहता था ये पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना है और मैं जाने से पहले स्वर्ग की और इस लू फैमिली की और अपनी खुद की भी कसम खाता हूँ कि जब तक मैं अपने फैमिली के हत्यारों को मार नहीं देता तब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरी आंखें तब तक बंद नहीं होंगी। मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पोते पोतियों, मेरे संगे साथी, मेरी फैमिली, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आप सबको अलविदा नहीं कह पाऊंगा। और गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारे दादाजी अपनी सियोल के साथ भागते हुए दिखाए जाते हैं जो कि लाइटनिंग स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि सदियां हो गई जब मैंने इस स्पीड को, इस लाइटनिंग टेक्निक को पहले यूज किया था, अब तो मेरा शरीर हर एक कदम पर दर्द कर रहा है, पर इस दर्द से ज्यादा जरूरी मेरा सर्वाइवल है और सियोल को
जिंदा बचाना है। पर तभी गाइस ये क्या, दादाजी पर एक असासिन का अटैक आ जाता है, पर दादाजी उस अटैक को आराम से डॉज कर देते हैं। पर तभी ये असासिन अपने पैरों से एक बार फिर से दादाजी पर अटैक करता है, पर इसे भी ये डॉज कर देते हैं और फिर जोरदार हमारे दादाजी एक जूता अपना पैर मार देते हैं इस असासिन पर ये असासिन आराम से इस अटैक को झेल लेता है। पर गाइस तभी हमारे दादाजी जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं और फिर तभी ये सुनते ही वो सोचने लगते हैं, अरे मेरी हड्डियां कड़कड़ाने लगी। हाँ, मैंने ये मार्शल आर्ट बहुत पहले यूज किया था, पर अब मैं इसे यूज कर रहा हूँ बहुत दिनों बाद, तो मेरी हड्डियां तो कड़कड़ाएंगी ही। साला ये हरामी, अगर मैं 10 साल और जवान होता तब ये थर्ड रेट असासिन का हिम्मत नहीं होता मेरे ऊपर एक चुटकी भर भी अटैक करने का, पर अभी ये मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है। पर सियोल को बचाना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए चलो भागते हैं। और ये सोचने के साथ ही गाइस दादाजी भागने लगते हैं और पीछे पीछे असासिन भी इनके भागने लगता है। फिर तभी भागते भागते दादाजी सोच रहे होते हैं कि जल्दी से मुझे कोई प्लान बनाना होगा, नहीं तो इसके अगर और साथी आ गए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये सोचने के साथ ही वो चिल्लाते हैं, अरे ससुरे असासिन, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, थोड़ी सी इंसानियत बची है कि नहीं? तुम मुझ जैसे बुढ़े और एक छोटी सी नवजात बच्ची पर अटैक करना चाहते हो और उन्हें मारना चाहते हो। पर तभी ये सुनते ही असासिन एक और अटैक कर देता है जिससे दादाजी डॉज कर लेते हैं। पर तभी वो सोचने लगते हैं, ये साला निर्लज्ज असासिन, इसे थोड़ी सी भी इज्जत की परवाह नहीं है। पर कोई ना, मुझे कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ तरीका जरूर लगाना होगा, क्योंकि मेरे पास बस एक मौका होगा इस पर अटैक करने का। अगर मैं उस मौके में इसे मार नहीं पाया तब तो मरने वाला इंसान यहाँ पर मैं होऊंगा। और गाइस तभी ये असासिन दादाजी के सामने अटैक करने के लिए आता ही है, पर तभी दादाजी अपने स्पीयर को निकाल लेते हैं और अपनी स्पीयर टेक्निक को समन करके अटैक करने ही वाले होते हैं और सोचते हैं मेरा समय आ गया है इस पर अटैक करने का। पर ये क्या, ये देखते ही ये असासिन आसमान में जंप कर देता है इस अटैक को डॉज करने के लिए। और ये देखकर दादाजी कहते हैं, वाह तुम मेरे जाल में फंस गए। और तभी गाइस ये जो दादाजी है वो इस स्पीयर टेक्निक को कैंसिल करते हुए अपने मुंह से एक बड़ा सा एक आवाज निकालता है और ड्रैगन रॉर, ये ड्रैगन की दहाड़ के साथ इसे अटैक कर देता है इस असासिन पे, जिससे कि ये जो असासिन है इसका जो हथियार होता है वो इसके हाथ से छूट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए दादाजी जो अपनी स्पीयर की टेक्निक होती है उसे एक्टिवेट कर लेते होते हैं। और फिर तभी दादाजी इस स्पीयर की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, स्पीयर टेक्निक फर्स्ट अटैक। और गाइस इसी के साथ दादाजी अपने स्पीयर को रेत से भर देते हैं, आग से भर देते हैं और फिर जोरदार अटैक इस असासिन पर दे मारते हैं, जो कि ये अटैक तुरंत ही जाते हुए असासिन के शरीर को चीर देता है, बॉडी को दो भाग में फाड़ देता है। और फिर ये असासिन इस स्पीयर के साथ जाकर पेड़ के अंदर चपक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंडपा होते हैं वो बहुत ज्यादा ही थक चुके होते हैं और तभी वो इस असासिन को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, बदतमीज लड़के, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरा पीछा मत करो, फिर भी तुम माने नहीं, लो अब भुगतो। पर तभी इस असासिन का मास्क गिर जाता है और फिर तभी दादाजी इसके चेहरे को देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगा ही था कि ये यहाँ का नहीं है, ये किसी और देश से आया हुआ है यहाँ पर हमारे फैमिली को मारने के लिए। मैं इसके चेहरे को पहचान ही नहीं रहा हूँ, इसके शरीर पर बस मैं एक ही चीज को पहचान सकता हूँ, वो है ये ड्रैगन टैटू। ये ड्रैगन टैटू तो है पर ये कहाँ का सिंबल है ये मुझे तक नहीं पता। पर तभी का जो सियोल होती है वो रोने लगती है और ये देखकर दादाजी कहते हैं, अरे मेरी पोती तुम डर गई क्या इतने हल्ले गुल्ले से, मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा दादाजी तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सुनते ही ये जो सियोल होती है वो हंसने लगती है। और गाइस इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दादाजी खाना बना रहे होते हैं, खिचड़ी पका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मेरी पोती सियोल, मुझे लगा ही था कि तुम्हें भूख लगी होगी, बस 5 मिनट रुक जाओ, खाना बस रेडी होने वाला ही है। और ये खाना बनाते हुए दादाजी सोच रहे होते हैं कि किसने सोचा था कि मैं कभी चोरी भी करूंगा, मेरा बुढ़ापा ये बहुत ज्यादा ही मिजरेबल है। मैंने एक बगल के घर से दूध गैया का चुराया और फिर मैंने कुछ थोड़े मोड़े खाने भी किसी के घर से चुराए हैं। और फिर तभी दादाजी ये जो दूध होता है वो सियोल को देकर कहते हैं, ये लो मेरी पोती पी लो इसे, ये मैंने उबाल दिया है तो इसे अब पिया जा सकता है। और इसी के साथ गए सियोल दूध पीने लगती है और इसे देखकर दादाजी कहते हैं, अरे वाह मेरी पोती तो बहुत अच्छे से दूध पी रही है। और गैस इसी के साथ सियोल यम यम करती है और उसका पेट फुल हो जाता है। और ये देखकर दादाजी सोचने लगते हैं, तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है तुम्हारा पेट फुल हो गया है, मुझे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा सियोल। पर गैस तभी ये क्या, दादाजी ये बात सोच ही रहे होते हैं पर तभी उनका जो ट्यूमर होता है दिमाग का वो एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें एक जोरदार दर्द होने लगता है शरीर में। और इस दर्द के साथ दादाजी सोचने लगते हैं कि ये दर्द ये ट्यूमर का दर्द है जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ है, ये कैसा दर्द है, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। उसी के साथ गैस दादाजी बहुत तेजी से चिल्लाने लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ही पीड़ा होने लगती है। सियोल भी दादा
दादाजी को रोते हुए देखकर उनके पास आने लगती है। पर तभी दादाजी कहते हैं, नहीं, मैं इस तरह से अपनी पोती को अकेले छोड़कर नहीं सो सकता हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, नहीं। हाँ, याद आया, मेरी दवाई जो मुझे उस मेडिकल लड़की ने दी थी, मैंने मेडिकल से एक दवाई पाई थी जो कि खुद जहर थी। पर कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को फिलहाल बचाना है। मैं नहीं जानता कि इस दवा का असर क्या है, पर मैं इतना जानता हूँ कि इस दवाई को कैदियों पर, जो जेल में कैदी होते थे, उनके मुंह से बात निकलवाने के लिए यूज की जाती थी। ये किसी व्यक्ति को बिना मारे ही इतना दर्द दे सकती है कि वो मरना चाहेगा जिंदगी में, पर फिर भी ये मेरे ट्यूमर को शांत कर सकती है। तो इसीलिए मुझे इस दवा को तो खाना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने इस ट्यूमर को इस जहर के साथ काटा नहीं तो फिर मैं यहीं के यहीं मर जाऊंगा। और ये कहने के साथ ही गाइस दादाजी दवाई खा लेते हैं। वैसे ही उनके शरीर में ये जो पॉइजन का पिल होता है, दवाई होती है, वो फैलने लगती है और उन्हें मारने लगती है धीरे धीरे। अंदर इनके ट्यूमर को ठीक करने के लिए इन्हें जहर दिया जा रहा होता है और तभी ये पूरे के पूरे शरीर को जहरीला बना देता है। और ये फिर अपने हाथ और पैरों को संभालते हुए जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि उनकी आवाज पूरे जगह पर गूंजने लगती है। और इस चिल्लाहट के साथ, इस दर्द के साथ सुबह हो जाती है और दादाजी जमीन पर लेटकर सोच रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कितने दिन बीत चुके हैं, ये जो मेरा ट्यूमर है उसका दर्द तो इस पॉइजन की वजह से खत्म हो गया, पर ये ट्यूमर अभी भी मेरे दिमाग में है। मुझे पता नहीं है कि कब ये ट्यूमर वापस से एक्टिवेट हो जाएगा, पर फिर भी मुझे बार बार इस पिल को खाते रहना होगा, क्योंकि मुझे सियोल की प्रोटेक्शन को श्योर करना है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसे कभी कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए मुझे एक ही तरीका याद आ रहा है जो कि मेरे बॉडी को इतना मजबूत बना देगा कि ये ट्यूमर से लड़ सके, और वो तरीका है बॉडी रिकंस्ट्रक्शन। यानी गाइस बॉडी को फिर से मजबूत बनाना, उसे फिर से न्यू डेवलपमेंट देना। ये एक ऐसी बॉडी होगी जो किसी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी होगी, मेरी बॉडी फिर मजबूत हो जाएगी। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस बॉडी को बनाने के लिए मुझे 180 साल की इनर क्यूआई चाहिए होगी, यानी इनर माना चाहिए होगी। पर मेरे पास अभी सिर्फ 150 साल की ही माना बची हुई है, क्यूआई बची हुई है। पर मुझे किसी भी तरह से करके जीने के लिए, सियोल को प्रोटेक्ट करने के लिए 180 साल का ये जो क्यूआई है, इनर क्यूआई, वो कलेक्ट करना ही होगा, चाहे उसके लिए सालों लग जाए, पर फिर भी मैं अपने बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करके रहूंगा। और गाइस इसी के साथ दादाजी अपने शक्तियों को बढ़ा चुके होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुझे अब तक जिंदगी में कोई भी पछतावा नहीं था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और मैं बस मरना चाहता था। पर अब मुझे सियोल को प्रोटेक्ट करना है और मैं ली जिनसांग कभी नहीं मरूंगा, और जब तक सियोल बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। और गाइस ये सोचने के साथ ही दादाजी सियोल को लेकर अपना ट्रैवल करने के लिए निकल जाते हैं।